डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आपका है ये है आपका बायोमास और बायोगैस का जो टॉपिक है उसके ऊपर है। ये टॉपिक जो है आपका है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के यूनिट का है। तो बेसिकली मैं इस एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर में ही सारा कुछ कवर करूँगा, है ना, क्योंकि ये एक टॉपिक के अंदर है तो इसको साथ में ही पढ़ना ठीक रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो, तो पेशेंस रख कर के देखिए, समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी है क्या चीज़? पहले वर्ड को बांटिए। बायोमास मतलब जो बायोलॉजिकल चीज़ से आपको मिले। ठीक है, जो बायोलॉजिकल मटेरियल से आपको जो मास मिले, जो चीज़ मिले, उसको हम बोलते हैं बायोमास। और उससे अगर आप कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो वो एनर्जी बनता है बायोमास एनर्जी। ठीक है, बायोमास एनर्जी। बायो मतलब बायोलॉजिकल चीज़ से मिले, मास मतलब कोई ऑब्जेक्ट, और एनर्जी मतलब जो ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा जो आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से ले रहे हो, उसको हम उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी ऐसे ही लगभग है कि अब बायोमास है क्या? बायोमास इज ए फ्यूल। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो भाई? नेचुरल जो मटेरियल वो हुआ वही ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। दैट कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो आपको बायोलॉजिकली मिल रहा है, जैसे ह्यूमन वेस्ट हो गया, है ना, एनिमल वेस्ट हो गया, और फिर जैसे लकड़ी हो गया। अब जैसे गन्ना जो है वो गन्ने का छिलका वगैरह जो होता है, फिर आपका जो पुआल होता है ना, गेहूं चावल का जो पुआल होता है, वो सारा कुछ आपका बायोमास में आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब द मोस्ट कॉमन बायोमास एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में, वो है आपका है वुड, प्लांट्स एंड वेस्ट। मतलब जो पेड़ हो गया, लकड़ी हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल हो गया आपका, ह्यूमन वेस्ट हो गया, है ना, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सब काउ डंग हो गया, ये सब आपका वेस्ट में आता है। ठीक है, तो सम एग्जाम्पल्स जो आपके हैं बायोमास जो फ्यूल्स जिससे हम निकालते हैं, फॉरेस्ट वेस्ट हो गया, मतलब जो जंगल का लकड़ी, पेड़, ये सब हो गया। क्रॉप वेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी जैसे गेहूं का खेती करते हो तो गेहूं निकालने के बाद जो हस्क बच जाता है, भूसा बच जाता है। फिर चावल निकालने के बाद जो धान वो क्या कहते हैं, सूखा हुआ जो वो बच जाता है वो। ठीक है, और मैन्युअर हो गया आपका जो ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट एक्सक्रेटा जो होता है वो हो गया। और अदर टाइप ऑफ वेस्ट रेसिड्यूज में भी आप ले सकते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ अगर आपका बायोलॉजिकली उसको अगर आपको गलाना है तो आप उसको जो बायोमास एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोमास में हम करते क्या हैं, तो कुछ कुछ बायोमास जो है उसको वो जो है लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। हम अभी पढ़ेंगे आगे कि बायोमास का कैसे कैसे क्या तरीका है। तो कुछ कुछ बायोमास एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम जो है वो लिक्विड फ्यूल निकालते हैं, जो हमारा बायोमास आपका जो प्रोडक्ट है उससे, और उस फ्यूल के हेल्प से फिर हम जो है कार्स, ट्रक और ट्रैक्टर्स को हम ड्राइव करते हैं। उसके बाद दूसरा है कि लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट लाइक वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स कैन क्रिएट बायोडीजल। ठीक है, वाइल कॉर्न, शुगर को केन एंड अदर प्लांट्स कैन बी फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर एक जो बायोमास जो प्रोडक्ट है वो सेम ही प्रोडक्ट देगा आपको एज ए फ्यूल, अलग अलग देता है। जैसे वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट को अगर आप यूज़ करोगे तो उससे आप बायोडीजल बना सकते हो, जबकि जो आपका मकई है, गन्ना है और दूसरे प्लांट्स हैं, उनको आप फर्मेंटेशन करके आप उनसे इथेनॉल बना सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो वेस्ट मटेरियल जो है वो किस तरह का है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या एनर्जी उससे बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये है आपका होल समरी ऑफ योर बायोमास एनर्जी, कि बायोमास एनर्जी वो एनर्जी है जो हम बायो प्रोडक्ट से जो हम लेते हैं। बायो प्रोडक्ट क्या हो गया? आपके फॉरेस्ट का वेस्ट हो गया, क्रॉप का वेस्ट हो गया, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो आपका बायोमास एनर्जी हो गया। अब बायोमास एनर्जी को भी यूज़ करने का तरीका है, या तो आप उसको लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर दीजिए,
है ना, या फिर आप उसको बायोडीजल में या फिर इथेनॉल में कन्वर्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कि बायोमास एनर्जी होता क्या है। ये आप लोगों ने कुछ 10 तक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कुछ कुछ वही है, मैक्सिमम चीज़ वही है आपका। उसके बाद है आपका बायोगैस एनर्जी। अब बायोगैस एनर्जी है क्या? अभी देखिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा है ना कि इसको एज ए फ्यूल में हम यूज़ कर सकते हैं, एज ए जो है फ्यूल्स में यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल भी बहुत तरह का होता है, तो बायोगैस भी एक तरह का बायोमास फ्यूल है। ठीक है, जो बायोगैस भी है वो एक तरीके से आपका बायोफ्यूल ही है, मतलब बायोमास से जो फ्यूल निकलता है वो आपका बायोगैस है। ठीक है, तो बायोगैस इज अ पार्ट, मतलब बायोगैस इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर बायोमास। इसको ऐसे समझिए, इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। डिकम्पोजिशन मतलब होता है कि उस चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। तो इसमें भी हम देखेंगे कि वो नेचुरली कैसे हम उसको डिकम्पोज करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी आप ध्यान दोगे कि जैसे जो भी खरपतवार वगैरह होता है बगीचा वगैरह में या बागान वगैरह में, वो ज़मीन में गिरता है और वहीं पे गल जाता है, तो वो डिकम्पोजिशन हुआ। समझ गए, वो डिकम्पोजिशन हुआ। तो वैसे ही डिकम्पोजिशन हम बायोगैस एनर्जी प्रोडक्शन में भी करते हैं, लेकिन उसको हम लोग एनक्लोज्ड ढांचे में करते हैं जो बंद रहता है ना, वो अभी हम देखेंगे आगे। तो व्हेन ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड स्क्रैप्स, जो फूड स्क्रैप हो गया आपका, जो धान है ना आपका, और गेहूं का, और जो आपका भूसा वगैरह हो गया वो, एनिमल वेस्ट ब्रेक डाउन इन एन एनारोबिक इन्वायरमेंट। अब एनारोबिक इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसे इन्वायरमेंट जो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज योर एनारोबिक डाइजेशन। समझिए, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर समझना चाहो, वैसे आगे है डेफिनेशन में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द decomposition of organic matter in the absence of oxygen is known as, ठीक है, is known as anaerobic digestion। थोड़ी सी हैंडराइटिंग जो है हल्की सी ख़राब हो रही है ना। एनारोबिक डाइजेशन वो क्या है कि ठंडी में थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में, है ना। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इज नोन एज योर एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, ये है। और जब हम एनारोबिक डाइजेशन करते हैं तो क्या क्या गैसेस निकलते हैं हमारे पास? मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर होता है। और भी गैसेस हैं, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर आपका पार्ट होता है बायोगैस एनर्जी का। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैस इज नोन एज एनारोबिक डाइजेशन। तो इन दोनों पैराग्राफ को मैंने मिला करके एक लाइन लिख दिया है आपको। आप चाहो तो इन दोनों पैराग्राफ के बदले फिर एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in the absence of oxygen is known as anaerobic digestion, and this produces mixture of gases, primarily methane and the carbon dioxide। ठीक है जी, ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि एक लाइन में। एक्चुअली मैंने अलग अलग करके दिखाने के लिए आपको अलग अलग पॉइंट बनाया है, तो आप दोनों को कंबाइन करके एक पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ मिथेन इन बायोगैस। और मिथेन जो होता है लगभग 50 से 75% होता है, और मिथेन बहुत फ्लेमेबल होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो फ्लेम होता है, ये जो फ्लेम है आपका, इसका डीप ब्लू फ्लेम होता है, इसलिए हम इसको एज ए एनर्जी के रूप में यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो एलपीजी सिलेंडर आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका फ्लेम देखिए कभी ब्लू कलर का होता है, उसमें मिथेन होता है, लेकिन उसमें हम ब्यूटेन मिलाते हैं, एन ब्यूटेन मिलाते हैं, क्योंकि आपका मिथेन गैस बहुत फ्लेमेबल होता है ना। तो इसलिए उसमें हम एन ब्यूटेन मिलाते हैं ताकि उसका जो फ्लेमिंग जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा वो ना हो जाए, तो उसको हम लिमिट करने के लिए उसमें हम मिलाते हैं। अब है टिपिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। मिथेन जो होता है CH4 इसका फॉर्मूला होता है,
50 से 75% इसका परसेंटेज होता है बायोगैस में। मतलब एक पर्टिकुलर, अगर आप 1 किलो बायोगैस अगर वजन में समझिए, तो अगर 1 किलो बायोगैस आपके पास है तो उसमें आपका जो है 500 ग्राम या 750 ग्राम, 500 750 ग्राम आपका उसमें मीथेन होगा। इसको समझने का ये मतलब होता है परसेंटेज में। उसके बाद अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, CO2, तो उसमें 25 से 50% आपका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन जो होता है 0 से 10% होता है। हाइड्रोजन 0 से 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 0 से 3%, और ऑक्सीजन 0% किसी किसी बुक में ये 0 से 1% भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से 1% या 0% वो लगभग बराबर ही चीज़ होता है, इसीलिए मैंने 0 लिखा है। तो मेनली कंपोजिशन हो गया इसका मतलब मीथेन एक फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ऑक्सीजन हो गया, और थर्ड पे आपका नाइट्रोजन हो गया। मेनली यही हो गया, बाकी तो बहुत कम परसेंटेज है आपका। ठीक है, उसके बाद है बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट कितने तरह का होता है? बेसिकली 2 तरह का हम यूज़ करते हैं, एक है फिक्स डोम टाइप, एक फ्लोटिंग डोम टाइप। देखिए, आप लोगों ने ये सब 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है, बस मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिक्स डोम, फ्लोटिंग डोम, अब वर्ड से पकड़िए क्या है। डोम मतलब क्या होता है? एक गुंबज के आकार का सा, है ना। जो आपका डोम होता है वो ऐसे गुंबज के आकार का होता है, इसी को हम डोम बोलते हैं। ठीक है, वर्ड से पकड़िए। और फिक्स डोम में क्या होगा? ये गुंबज का आकार जो होगा वो फिक्स्ड होगा। और फ्लोटिंग डोम में क्या होगा? ये ऊपर नीचे फ्लोट कर सकता है ना। फ्लोट मतलब आप समझोगे ऐसे तैरना, तो वो ऐसे तैरने वाला नहीं, मतलब वो जो होता है वो डोम जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर, अभी हम देखेंगे, वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, उसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं। और जो फिक्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स टाइप बायोगैस टाइप बोलते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर मतलब समझना हो तो इसके टर्मिनोलॉजी को तोड़िए, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मतलब 25% आपको आइडिया लग ही जाएगा कि एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है। बाकी तो वर्किंग हम देख ही लेंगे। ठीक है, तो एज एन इंजीनियर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग पहली बार सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार सुने तो आप सोचो तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर सुना है या फिर पहली बार सुन रहे हो तो वर्ड को तोड़िए, कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ मिलेगा। अब रॉ मटेरियल क्या करते हैं फिक्स डोम टाइप में? ठीक है, एनिमल डंग, पोल्ट्री वेस्ट, है ना, मुर्गी खाना वगैरह का वेस्ट लाके आप डाल सकते हैं। प्लांट वेस्ट, जिसमें हस्क, ग्रास, वीड्स ये होता है। ह्यूमन एक्सट्रा, है ना। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसमें सॉ डस्ट हो गया, वेस्ट फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, ये सब आपका इंडस्ट्रियल डस्ट। सॉ डस्ट वगैरह जो होता है ना, वो बेसिकली आपका आ जाता है उसमें जैसे हस्क वगैरह, जैसे आप गेहूं या फिर कोई इंडस्ट्री चावल वगैरह निकालती है तो उसमें से जो भूसा वगैरह जो बाहर निकलता है ना, वो। या फिर जो मस्टर्ड ऑयल का इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है, तेल को जब हम तेल जब निकालते हैं सरसों का तेल, तो उसमें खल्ली बल्ली निकलता है और साथ में और एक प्रोडक्ट निकलता है, तो ये सारे उससे डस्ट में निकल जाते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक वेस्ट में क्या है? वेजिटेबल पील्स, वेस्ट फूड मटेरियल। तो ये सारे जो है आपके जो है हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हम फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट में हम यूज़ करते हैं। इसको आप पानी के साथ यूज़ कर सकते हो, तो पानी हम बराबर मात्रा में मिलाते हैं। मतलब अगर 1 किलो आपका जो अगर बायोमास का प्रोडक्ट है तो 1 किलो पानी होगा। अभी हम देखेंगे आगे। ये कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही आसान है बनाने के लिए। तो देखिए, ये स्लैब कवर होता है, इसी के बारे में बोला था। ये डोम है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो डोम है आपका, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है ना, जमीन में ये फिक्स्ड हो जाता है, इसलिए इसको हम फिक्स्ड डोम टाइप बोलते हैं। ठीक है, ये आपका गैस बल्ब है, जिसके थ्रू यहाँ पे गैस जब जमा हो जाता है तो गैस बल्ब के थ्रू हम गैस बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद है, ये है स्लरी ऑफ कैटल एंड डंग वाटर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो हम यहाँ डाल देते हैं, इसको हम मिक्सिंग टैंक बोलते हैं। इसी में जो होता है पानी और दोनों मिक्स होता है, मतलब जो है स्लरी डालिए और उसमें पानी डालिए, वो मिक्स करिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं? मिक्सिंग टैंक बोलते हैं। ये ग्राउंड लेवल हो गया। इनलेट चैम्बर, यहाँ से आपका जो भी पानी में मिला हुआ जो बायोमास है वो नीचे आता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका डंग एंड वाटर मिक्सचर यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे जब मिक्सचर करते हैं उसके बाद जो भी ये आपका स्लरी यूज हो जाता है, जो भी यूज्ड स्लरी है वो बाहर निकल जाता है यहाँ से। और जब ये ओवरफ्लो कर जाता है तो ये ओवरफ्लो टैंक में आता है, इसको फिर हम मैनुअली बाहर निकाल लेते हैं और उसको फिर हम यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। ठीक है,
तो ये मैंने आपको एक छोटा सा वर्किंग बताया है, अभी वर्किंग है स्टेप बाय स्टेप। देखिए बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है ये, कोई बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये। अब इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट है, मिक्सिंग टैंक, वर्ड से पकड़िए। यहाँ पे मिक्सिंग टैंक में क्या होगा, आपका वाटर और बायोमास को मिक्स करेंगे, तो ये ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। फिर इनलेट टैंक में क्या होता है, इनलेट टैंक में आपका जो बायोमास है और जो वाटर का मिक्सचर है वो अंदर जाता है आपका चैम्बर के अंदर, ठीक है। तो द मिक्सिंग टैंक ओपन्स अंडरग्राउंड इनटू अ स्लोपिंग इनलेट चैम्बर। वो ढलान है ना, ये ढलान है ना यहाँ पे, इसलिए इसको स्लोपिंग चैम्बर मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। देखिए ये स्लोपिंग है ना, ढलान है, तो जहाँ पे ढलान है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोपिंग इनलेट चैम्बर, ठीक है। ओपन्स, इसका देखिए हिंदी का सेंटेंस का क्या मतलब है कि तो मिक्सिंग टैंक जो है वो नीचे जा करके आपका स्लोपिंग इनलेट चैम्बर है उसमें खुलता है जा करके। उसके बाद डाइजेस्टर क्या है, द इनलेट चैम्बर ओपन्स बिलो फ्रॉम बिलो इनटू द डाइजेस्टर विच इज ए ह्यूज टैंक, ठीक है, विथ अ डोम लाइक सीलिंग। मतलब समझ लीजिए कि आपका कमरा है और कमरे के ऊपर डोम बना हुआ है, तो जो आपका कमरा स्क्वायर शेप में हो गया वो आपका डाइजेस्टर हो गया, ऊपर वाला डोम हो गया, ठीक है। द सीलिंग ऑफ द डाइजेस्टर हैज एन आउटलेट विथ अ वाल्व फॉर द सप्लाई ऑफ द बायोगैस। जो हमने यहाँ पर देखा था ये है आपका आउटलेट जो बना हुआ है, ठीक है, जो बायोगैस को बाहर निकालने के लिए है। फिर आउटलेट टैंक में क्या है कि उसके बाद जो आपका डाइजेस्टर जो है वो नीचे से खुलता है जा करके आपका आउटलेट टैंक में, और आउटलेट टैंक के बाद जो आउटलेट टैंक से ओवरफ्लो हो जाता है वो ओवरफ्लो टैंक में चला जाता है। आपको लग रहा होगा सर ये ओपन्स ओपन्स जो है बार बार आ रहा है, देखिए ये लिखने का मतलब ये है कि वो खुलता है जा करके, जो आउट है उसका वो खुलता है, तो इसीलिए इसको एक छोटा टर्म में हम लिखते हैं कि इट ओपन्स एट दैट पॉइंट, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है ना, तो आप क्या बोलोगे, आप सीधा जाओ और ये जाकर उधर खुल जाता है ये, तो आप क्या बोलोगे उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, दिस रोड गोज इन दिस वे एंड ओपन्स इन द हाईवे, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, हो सकता है आप लोग को अभी स्टार्टिंग में लग रहा होगा, लेकिन छोटा छोटा चीज़ है, ये प्रैक्टिस करते करते सीखते सीखते आ जाएगा। अभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हो तो प्रयास करो, हो जाएगा, ठीक है, इतना टफ नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देता हूँ इंग्लिश का वो चीज़ कि आप लोग उससे वाकिफ भी होते चले जाओ साथ साथ, और आगे पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे इनलेट चैम्बर ओपन्स का, जैसे डाइजेस्टर की बात करूँ तो इनलेट चैम्बर ओपन्स मतलब इनलेट चैम्बर खुलता है जा करके वहाँ पे, है ना, ये चीज़ है। आउटलेट द डाइजेस्टर ओपन्स मतलब डाइजेस्टर वहाँ पे उस वाले में जा करके उसका आउटपुट वहाँ से जुड़ा रहता है। तो अब पूरा सेंटेंस लिखना कि द आउटपुट ऑफ द डाइजेस्टर इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द चैम्बर, इससे अच्छा हमने आउटपुट इतना बड़ा सेंटेंस को हटा करके ओपन से एक वर्ड यूज़ कर लिया। यही है ब्यूटी ऑफ द वर्ड, है ना, जो हमको यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। तो घबराइए नहीं, अगर आपको ओपन्स में अगर दिक्कत हो रही है तो मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है, आप वैसे कर लीजिए, द डाइजेस्टर आउटपुट, ओके, द डाइजेस्टर आउटपुट इज कनेक्टेड, आउटपुट हटा दीजिए, आउटलेट कर दीजिए, ठीक है, आउटलेट कर दीजिए। द डाइजेस्टर आउटलेट इज कनेक्टेड टू द इनलेट ऑफ आउटलेट चैम्बर। अब देखिए अब कितना इनलेट आउटलेट हो गया ना, है ना। तो इसीलिए इस सब चीज़ को हटाने के लिए सीधे ओपन्स लिख देते हैं हम। तो अब यहाँ पे अगर आप लिख दीजिएगा द डाइजेस्टर ओपन्स टू द आउटलेट चैम्बर, खत्म हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हट गया आपका। तो आंसर भी देखने में अच्छा लगता है। चलिए वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या है, बहुत ही सिंपल वर्किंग है, कुछ नहीं है इसमें, कोई हाई फाई साइंस नहीं है। आप लोगों ने अब तक इतना टेक्नोलॉजी पढ़ा है उसके सामने तो बायोगैस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, पहले हम स्लरी बनाते हैं। स्लरी कैसे बनेगा आपका, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर और इक्वल अमाउंट ऑफ जो बायोमास है उसको मिलाएंगे, है ना। तो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायोमास आर मिक्स्ड विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सिंग टैंक। अब मिक्सिंग टैंक में हम पानी और जो आपका बायोमास है उसको बराबर मात्रा में मिला करके हम क्या बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं। अब स्लरी को हम क्या करेंगे, डाइजेस्टर में डालेंगे थ्रू इनलेट चैम्बर। बस अगर आपको वो डायग्राम याद है ना, अगर वो डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर ये डायग्राम याद है, वर्किंग वही है आपका, ठीक है।
तो वर्किंग में क्या मैंने आपको वैसे वैसे ब्रीफ कर दिया था, यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम यहाँ डाइजेस्टर में डालेंगे, डाइजेस्टर का जो के थ्रू जो है इनलेट चैम्बर से होता हुआ आएगा डाइजेस्टर में, ठीक है। उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे कुछ 2 महीने के लिए, उसके बाद उसमें गैस निकलता है। वही चीज़ है, व्हेन द डाइजेस्टर इज पार्शियली फिल्ड विद स्लरी। अब डाइजेस्टर को पूरा नहीं भरना है, आधा भरना है, क्योंकि जो गैस निकलेगा वो कहाँ जमा होगा, ऊपर ही जमा होगा ना। तो अब जब डाइजेस्टर जब आधा भर जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद स्लरी का इनपुट हम बंद कर देते हैं, और उसके बाद लगभग 2 महीने तक हम उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। और जब उसका एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है तब जाके गैस बाहर निकलता है। तो ड्यूरिंग दीज 2 months एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्लरी डिकम्पोजेज और फर्मेंट्स द बायोमास इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी के प्रेजेंस में वो चीज़ें जो है फिर वो गैस में डिकम्पोज हो जाता है। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन बायोगैस इज फॉर्म्ड विच स्टार्ट कलेक्टिंग इन द डोम ऑफ द डाइजेस्टर। मतलब जो भी गैस बना वो ऊपर में कलेक्ट होना शुरू हो गया, गैस हल्का होता है वो ऊपर निकलना शुरू हो गया। अब एज मोर एंड मोर गैस स्टार्ट्स कलेक्टिंग, जितना ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि जो है आपका, अब गैस जो है, अब गैस ज़्यादा बना तो गैस का प्रेशर नीचे भी तो आएगा ना। तो क्या करता है, गैस का जो प्रेशर है वो जो स्लरी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। जो यूज्ड स्लरी है, जिस स्लरी का काम हो गया है, वो धीमे धीमे करके गैस प्रेशर की वजह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसको समझिए। अब जैसे यहाँ गैस बन गया पूरा, है ना, तो ये क्या करता है, स्लरी को ढकेलना शुरू करता है इधर से, और ये जो स्लरी है फिर जो भी यहाँ पे है वो सब बाहर निकल जाता है यहाँ पे। फिर ये आउटलेट चैम्बर में आ जाता है, आउटलेट चैम्बर से होता हुआ ये ओवरफ्लो टैंक में जाता है, जहाँ से आप मैन्युअली बाहर निकाल सकते हो। सबसे ईजीएस्ट वर्किंग है इसका, सबसे ईजीएस्ट। इसमें जो है आपका ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। Now from the outlet chamber the used slurry overflows into the overflow tank। फिर है उसके बाद जो यूज स्लरी है उसको हम मैनुअली रिमूव करके एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। द गैस valve कनेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ पाइपलाइन इज ओपनड when the supply of biogas is required, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो गैस कनेक्ट हो जाता है ऊपर में आपका पाइपलाइन से, तो उसको फिर हम क्या करते हैं कि पाइपलाइन के थ्रू हम सप्लाई देते हैं ताकि उसका हम यूज़ कर सकें। अब टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ बायोगैस अ फंक्शनिंग प्लांट कैन बी फेड कंटिन्यूसली विद द प्रिपेयर्ड स्लरी। मतलब अगर आपको अब कंटिन्यूस काम करना है तो आप स्लरी को अगर जैसे आपके पास 2 महीने का मार्जिन है ना, तो रेदर देन वेटिंग फॉर कि 2 महीने के बाद आप उसमें स्लरी डालें, आप बाहर में एक टैंक बना सकते हैं। समझिए कैसे हम इसको कंटिन्यूस ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब बेटा ऐसा तो है ही ना कि 2 महीने में जो गैस निकला वो पूरे आपको 2 महीना आउटपुट देगा, वो आपके यूजेस पे डिपेंड करता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 2 महीने का जो हमने वेट किया, तो 2 महीने में तो फर्मेंटेशन हमारा चल रहा है अंदर में, तो हम क्या करते हैं कि 15 या 20 दिन के बाद से एक अलग टंकी होती है, उस टंकी में हम फर्मेंटेशन शुरू करा देते हैं, ठीक है। और जैसे ही 2 महीना खत्म होता है, जब यहाँ से गैस निकलना शुरू हो गया, तो फिर जो एक और टंकी जो हमने बना रखा है वहाँ से निकाल के हम इसमें डालना शुरू करते हैं, ताकि अब फर्मेंटेशन में टाइम ना लगे। समझ रहे हैं? तो एक स्टैंड बाई टैंक हम बना के रखते हैं उसमें। अब एडवांटेजेस क्या है कि इसमें जो मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के यूज़ होता है वो लोकली इजीली अवेलेबल है, ईंटा, छर्री, बालू, वही सब यूज़ होता है इसमें। इनएक्सपेंसिव है और ईजी टू कंस्ट्रक्ट है, ज़्यादा उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने में ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद आता है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट, है ना। इसमें रॉ मटेरियल भी सब कुछ वही रहता है, इसलिए रॉ मटेरियल का मैंने अलग से नहीं बनाया है, बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। अब फिक्स डोम वाले में आपने देखा था ये डोम यहाँ पे फिक्स था, मतलब यहाँ पे ईंट लगी हुई थी उसकी, यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर ये डोम जो है ये ऊपर नीचे फ्लोट करता रहता है, जिससे कि पता चलता है आपको कि गैस जो है वो बन गया है, तो उससे इंडिकेट होता रहता है। इसी वजह से थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि वो वाला जो फिक्स डोम वाला था उसमें तो ईंट का आपका डोम होता है, इसमें ये स्टील का या फिर आप आयरन का बनाना पड़ता है, और इसमें ये रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है जैसे जैसे टाइम निकलता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉस्टली है आपका नॉर्मल इससे, इसलिए इसको हम कभी कभी नॉन कन्वेंशनल टाइप भी बोलते हैं। बाकी सब कुछ वही है, आपका स्लरी है, ग्राउंड लेवल है, इनलेट चैम्बर है, फिर ये आपका डाइजेस्टर टैंक हो गया, है ना ये, और फिर ये स्लज हो गया, यहाँ पे बाहर निकल जाता है, ये फ्लोटिंग डोम टाइप है, सब सारा कुछ लगभग वही है, बस कंस्ट्रक्शन में ये डोम जो है ये है आपका फ्लोटिंग डोम है, बस यही चीज़ है। वर्किंग में
भी लगभग आपको जो है हर चीज़ लगभग वही मिलेगा। तो मिक्सिंग टैंक है जो आपका फिक्स डोम वाले में था वो यहाँ पर भी है ना। फिर डाइजेस्टर टैंक है। अब डाइजेस्टर टैंक जो है इसमें जो है डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर बाय पार्टीशन वॉल इन बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए जो डाइजेस्टर टैंक है आपका, वहाँ पे डाइजेस्टर टैंक जो था 2 था, यहाँ पे डाइजेस्टर टैंक का 2 पार्ट है। देखिए है ना, ये इसी डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 डिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अलग है, 2 पार्ट में है आपका, ठीक है। अंडरग्राउंड में ये आपका डाइजेस्टर टैंक जो है वो आपका 2 पार्ट में है, इसीलिए इस चीज़ को ऐसे लिखा है वहाँ पे। अब इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है। तो इनलेट पाइप जो है वो इनलेट चैम्बर में जाता है स्लरी को ले जाने के लिए, और आउटलेट पाइप जो है वो ओवरफ्लो टैंक में जाता है जो स्पेंट स्लरी। स्पेंट मतलब को इसलिए मैंने यूज़ किया यहाँ बताने के लिए आपको कि इसको यूज्ड भी बोलते हैं, और स्पेंट मतलब होता है खर्चा हो जाना, मतलब अब उसमें से कुछ नहीं निकल सकता, समझिए, है ना। तो थोड़ा सा एक वर्ड मैंने इसलिए दिया है यहाँ पर कि आप इसको भी समझिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्पेंट अगर लिखने में परेशानी हो रही है तो यूज लिख दीजिए। और स्पेंट का एक्चुअली लिखने का टेक्निकल मतलब क्या मैं बताता हूँ, क्योंकि जो स्लरी है आपका उसमें से आपने सारा कुछ निकाल लिया है, उसका सारा कुछ खर्च हो चुका है, तो वो स्पेंट हो गया, है ना। जब आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये के 100 रुपये खर्च हो गए तो आप स्पेंड कर दिए उसको, तो उसी का पास्ट टेंस है स्पेंट। उसके बाद है गैस होल्डर। तो गैस होल्डर क्या है, एक इन्वर्टेड, मैंने बोला ना कि स्टील ड्रम यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो था वो आपका कंक्रीट का डोम था, यहाँ पर गैस होल्डर जो स्टील ड्रम है वो है। रेस्टिंग एबव द डाइजेस्टर, डाइजेस्टर के ऊपर रहता है। अब यहाँ पर ये डिफरेंस है आपका सबसे बड़ा कि जो आपका ड्रम है वो अप एंड डाउन मूव कर सकता है, वो फ्लोट कर सकता है डाइजेस्टर के ऊपर। द गैस होल्डर हैज़ एन आउटलेट एट द टॉप विच कुड बी कनेक्टेड टू द गैस स्टोव। अब बाकी सब कुछ वही है, बस डोम का फर्क है इसमें, और कुछ नहीं है। और ओवरफ्लो टैंक भी वही है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, उसमें जा करके जो आपका यूज्ड स्लरी है वो जमा हो जाता है, उसको फिर हम मैनुअली बाहर निकाल लेते हैं। वर्किंग है आपका लाइक आपका फिक्स डोम टाइप, इसमें भी वर्किंग वही है, उसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद आपका इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर और बायोमास को मिक्स करके मिक्स टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद इनलेट पाइप से डाइजेस्टर में चला आता है, और उसके बाद इसमें भी उसको 2 महीने तक हम छोड़ देते हैं। देखिए सारा कुछ वही का वही है, बस इसमें डोम का फर्क है, ठीक है। अब इसी 2 महीने में क्या होता है, एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है और बायोमास टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूसेस बायोगैस इन द डाइजेस्टर। बायोगैस बीइंग द लाइटर राइजेज अप एंड स्टार्ट कलेक्टिंग इन द गैस होल्डर। द गैस होल्डर नाउ स्टार्ट्स मूविंग अप। अब इसमें क्या होता है कि अब चूंकि डोम आपका मूव कर सकता है ना, तो अब जैसे ही गैस भरना शुरू होता है डोम आपका बाहर ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका बन चुका है। द गैस होल्डर कैन नॉट राइज बियॉन्ड द सर्टेन लेवल। अब ये जी ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं कि वो जो गैस होल्डर है वो निकल के बाहर जा रहा है, उसका भी फिक्स्ड हम कर देते हैं कि इतने ऊपर वो जा सकता है। अब जैसे जैसे आपका गैस कलेक्ट होता रहता है तो वो क्या होता है, नीचे डाउनवर्ड प्रेशर की वजह से स्लरी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। द स्पेंट स्लरी, you can use the word the used slurry also, is now forced into the outlet chamber from the, ठीक है। अब स्पेंट स्लरी जो है आपका उसको हम आउटलेट चैम्बर में निकाल हम दे देते हैं, इनलेट चैम्बर से बाहर निकल जाता है वो। When the outlet chamber gets filled with the spent slurry, the excess force out, ठीक है, through the outlet pipes into the overflow tank। अब जब आपका स्पेंट स्लरी बाहर जो आता है वो क्या होता है, आउटलेट पाइप से बाहर निकल जाता है। एंड दिस लेटर इज यूज्ड एज अ मैनर फॉर द प्लांट्स। जब आपका आउटलेट चैम्बर जो है भर जाता है स्पेंट स्लरी से, तो अब क्या होता है, वो भर गया है तो फिर वो बाहर निकलेगा ओवरफ्लो टैंक में, ठीक है। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा ना टिपिकल दिया है कि उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। द गैस वाल्व ऑफ द गैस आउटलेट इज ओपन टू गेट अ सप्लाई ऑफ बायोगैस। अब वही ऊपर में गैस है, उससे आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। Once the production of biogas begins, a continuous supply of gas can be used by regular removal of spent slurry and introduction of the fresh slurry। बस जो भी स्पेंट स्लरी उसको हटाते जाइए और फ्रेश स्लरी डालते जाइए, ओके, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है, हो सकता है इसमें किसी को लग रहा होगा यार ये बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, मैं बताता हूँ। ये लिखा है ना, व्हेन द आउटलेट चैम्बर गेट्स फिल्ड विद द स्पेंट स्लरी, है ना, द एक्सेस इज फोर्स्ड आउट थ्रू द आउटलेट पाइप इनटू द ओवरफ्लो टैंक। मतलब जो भी एक्सेस है आपका वो
आउटलेट पाइप से बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि अब जब वो भर जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा, जो अभी पीछे से जो आ रहा है स्लरी वो उसको बाहर निकाल देगा। एक्सपेंसिव होता है ये, स्टील ड्रम है वो रस्ट कर सकता है जैसे मैंने आपको बताया था, और रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस, इसलिए क्योंकि वो डोम आपका जो है वो मूव करता है ना, तो उसमें ग्रीजिंग और ये सब चीज़ देखना पड़ता है हमें, तो इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है, आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, क्लीन फ्यूल है, कोई रेसिड्यू नहीं मिलता, कोई स्मोक नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें जो भी रॉ मटेरियल है आपका इसका कोई खर्चा लगना नहीं है, पाइपलाइन के थ्रू आप इसको सप्लाई कर सकते हो, और ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे बर्न कर जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एडवांटेजेस ऑफ योर बायोगैस एज ए फ्यूल। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसी में है, इसी पार्ट का लास्ट टॉपिक था आपका बायोमास बेस्ड पावर प्रोडक्शन मेथड, है ना। तो इसमें 4 तरह का होता है, कंबशन, गैसिफिकेशन, एनारोबिक डाइजेशन और पैरोलिसिस, ठीक है। वो बायोगैस था। तो बायोगैस इज ए पार्ट ऑफ बायोमास बेस्ड प्रोडक्शन मेथड। समझिए, जो आपका बायोगैस का जो हमने पढ़ा है अभी, है ना, तो बायोगैस इज ए पार्ट ऑफ योर बायोमास बेस्ड पावर प्रोडक्शन मेथड, क्योंकि इसमें देखिए एनारोबिक डाइजेशन आ गया है, तो समझिए कि बायोमास एक हेड है और उसके नीचे एनारोबिक डाइजेशन मतलब एक बायोगैस वाला भी आ गया, और बाकी कंबशन, गैसिफिकेशन और पैरोलिसिस भी हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो शायद आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये है, तो बायोमास एक अपना है, इसका एक पार्ट है आपका कंबशन, इसका दूसरा पार्ट है आपका गैसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका एनारोबिक डाइजेशन, और एक है आपका पैरोलिसिस, ठीक है जी, ये है आपका, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके, अब हमें पढ़ना है इन तीनों के बारे में। तो इन तीनों के बारे में हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे वर्किंग, हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, और आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो दिया है कैपेसिटी के ऊपर हमें पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूंगा, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान भी जाइए कि क्या होता है, और उसका कैपेसिटी कितना है वो हम देखेंगे। तो पहला है आपका जो कंबशन है, तो वर्ड से पकड़िए, कंबशन में क्या करने वाले हो आप। कंबशन में आप जो आपका बायोमास फ्यूल उसको आप जलाने वाले हो, सीधी बात है, ठीक है। तो कंबशन टाइप ऑफ बायोमास बेस्ड पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बायोमास फ्यूल है उसको हम जलाते हैं, ठीक है। इसका ये टिपिकली वर्क्स वेल बियॉन्ड 5 मेगावाट, ये जो आपका है 5 मेगावाट से ऊपर तक में ये काम करता है। अब मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, को फायरिंग, को जनरेशन। अब हम बताते हैं को फायरिंग क्या है, को जनरेशन क्या है, ठीक है। को फायरिंग जो है आपका उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कोयले की कमी है तो आप क्या करोगे, अब आपको बॉयलर को तो चाहिए, बॉयलर को उतनी स्टीम तो बनाना है, उतनी हीट तो आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, कोयले के साथ बायोमास का जो प्रोडक्ट है वो मिला करके जलाओगे। इसी को बोलते हैं को फायरिंग, मतलब को मतलब साथ में, फायरिंग मतलब जलाना। तो को फायरिंग में आपका क्या होता है बेटा, कोल प्लस जो आपका बायोमास है उसको हम जो है उसको हम बर्न करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, को फायरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोल प्लस बायोमास हम दोनों यूज करते हैं जलाने के लिए, और इसको जला करके फिर हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, उस हीट से फिर हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है को जनरेशन। तो को जनरेशन में एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ इतना है अंग्रेजी, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या लिखा हुआ ये, कि अब क्योंकि है ना लाइन बाय लाइन पढ़ के से अच्छा है पहले आप समझिए क्या लिखा है। को जनरेशन वर्ड को तोड़िए, को है ना, को जनरेशन मतलब को मतलब साथ में, और जनरेशन मतलब जिसका उत्पादन हो, मतलब कि आपका है तो थर्मल पावर प्लांट ही, लेकिन जब आपके पास बायोमास ज़्यादा है तो आप अकेले अकेले ध्यान दीजिए, अकेले को फायरिंग के साथ में था। जब आपके और को जनरेशन में क्या है कि मान लीजिए कि जैसे गन्ना का सीजन है, गेहूं का सीजन है, और चावल का सीजन है
है ना। उस टाइम पे आपके पास जो है हो सकता है कि बायोमास प्रोडक्ट ज़्यादा हो, तो आप क्या करोगे, कोयला को यूज़ करने के बजाय आप इन सारे प्रोडक्ट को यूज़ करोगे जलाने के लिए, और उसको जला करके फिर आप स्टीम प्रोड्यूस करोगे। तो अभी आपने कोयला यूज़ नहीं किया है ना, अभी आपने कोयला यूज़ नहीं किया, आप अकेले बायोमास रॉ मटेरियल को जला रहे हो, समझ गए। तो एक वो एनर्जी पैदा हो गई। उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन में आपके पास बायोमास कम पड़ गया, तो फिर उसको कोयले के साथ मिला के जलाइए, या फिर कोयले के साथ, या फिर कोयले को अकेले जलाइए, तो एक एनर्जी वो हो गई। अब चूंकि हम एनर्जी दोनों तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हो गया को जनरेशन। को फायरिंग या को जनरेशन में कंफ्यूज मत होइए। को फायरिंग में हम क्या करते हैं, कोयले के साथ हम मिक्स कर देते हैं, ये कंपलसरी पार्ट है। जो भी को फायरिंग पावर आपका बायोमास पावर प्लांट होगा, उसमें आपका ये कंपलसरीली आपको कोयले के साथ बायोमास फ्यूल को मिलाना ही मिलाना है। लेकिन को जनरेशन में कंपलसरी नहीं है। को जनरेशन में जैसे मान लीजिए कि साल के 6 महीना जो है आप जिस एरिया में रहते हो, मान लीजिए उसके साल के 6 महीने में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, बहुत ज़्यादा गेहूँ चावल होता है, तो आपके पास पूरा बायोमास का प्रोडक्ट आ गया। आप उस 6 महीना में जो पावर प्रोड्यूस करो, वो आप उस जो बायोमास प्रोडक्ट उसको जला करके बनाओ, कोयला यूज़ मत करो। तो एक अलग जनरेशन हो गया। बाकी का अगला जो 6 महीना है, उस 6 महीने में आप कोयला यूज़ कर लो या कोयले के साथ में यूज़ कर लो, तो वो एक जनरेशन हो गया। तो दो टेक्नोलॉजी को हम बारी बारी कर, टेक्नोलॉजी दो नहीं है, दो चीज़ों को बारी बारी करके हम जलाते हैं, और उससे हम बिजली पैदा करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, को जनरेशन। ठीक है, समझिए, ये बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ये सब चीज़ आना चाहिए। इसीलिए मैं ये सब वर्ड जो है कभी कभी इंटेंशनली मैं डालता हूँ, क्योंकि मुझे बताना होता है आप लोग को कि बेटा ये भी चीज़ होती है ना, ताकि आप लोग टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ न रह जाओ। एग्ज़ाम में तो लिख ही लोगे, तो ऐसा नहीं एग्ज़ाम के चक्कर में जो चीज़ें हैं उसको आप लोग समझ ही ना पाओ क्या होता है। अब वही लिखा है, व्हेन बायोमास रॉ मटेरियल्स आर इन एक्सेस, जब ज़्यादा होता है, दीज आर बर्न फॉर हीट एज वेल एज द पावर प्रोडक्शन। उसको हीट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और साथ में पावर प्रोडक्शन के भी यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंटली। देखिए वर्ड मैंने यूज़ किया इंडिपेंडेंटली, अलग से। एंड व्हेन द बायोमास रॉ मटेरियल्स आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, दीज आर यूज्ड अलॉन्ग विद द कोल फॉर द हीट एंड पावर प्रोडक्शन। बस वही चीज़ जो मैंने आपको कहानी बताया वही लिखा है यहाँ पे। जब लिमिटेड है तो कोयले के साथ, और जब ज़्यादा है तो अकेले यूज़ करिए, तो को जनरेशन हो गया वो आपका। और ये जो है 5 मेगावाट तक का तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद आता है गैसिफिकेशन मेथड, है ना। तो जो गैसिफिकेशन मेथड में क्या होता है, इसमें ये गैसीफायर होता है, इसको हम 20 किलोवाट से 2 मेगावाट तक हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो पावर जनरेशन की जो लोड को सप्लाई कर सकता है वो है 20 किलोवाट से 2 मेगावाट तक को हम यूज़ कर सकते हैं। अब गैसिफिकेशन में क्या होता है, गैसिफिकेशन में इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास, ये ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बायोमास गैसिफिकेशन रिफर्स टू, या फिर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास हैपेंस इन, 4 ऑप्शन दे देगा। गैसीफायर है ना आपका, फिर आपका गैसीफायर है, पैरोलिसिस है, एनारोबिक डाइजेशन है, ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो एमसीक्यू ऐसे ही निकलते हैं। तो बायोमास गैसिफिकेशन रिफर्स टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास, दिस प्रोड्यूसेस। अब देखिए हमने इनकम्प्लीट कंबशन किया, तो उस इनकम्प्लीट कंबशन से क्या निकला, उस इनकम्प्लीट कंबशन से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, हाइड्रोजन मिला, और कुछ मीथेन मिला, एंड दिस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ये आता भी एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा दिया है आप लोग को हल्का हल्का, कि अब एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ योर प्रोड्यूसर गैस, समझ गए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ट्रेसेस ऑफ मीथेन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया ना, थोड़ा थोड़ा मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, ताकि उससे अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको लिख पाओ। तो इससे एमसीक्यू बनता है एक कि गैसीफायर क्या हो, गैसिफिकेशन क्या होता है, और दूसरा एमसीक्यू बन सकता है क्या, कि प्रोड्यूसर गैस का आपका कंपोजिशन क्या होता है। अब ये जो गैस आपका बना है, इसको आप यूज़ कर सकते हो टू रन द इंटरनल कंबशन इंजन। अब आपका कंप्रेशन और स्पार्क इग्निशन दोनों के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर पावर प्रोडक्शन, और कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर फर्नेस ऑयल इन द डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन। ठीक है, जैसा आप इसको यूज़ करना चाहो
आप उसको वैसे यूज कर सकते हो। उसके बाद है आपका एनारोबिक डाइजेशन, ये भी हम पढ़ करके आ रहे हैं। जो बायोगैस पावर प्लांट है उसमें भी हम ये पढ़ करके आ रहे हैं। तो वही चीज़ है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑर्गेनिक मैटर सच एज एनिमल मैन्योर्स, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ग्रीन एनर्जी क्रॉप्स, जो भी है ग्रास है उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी वही लिखा हुआ है, मिथेन गैस है, CO2 है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका जो है सल्फाइड एंड अमोनिया भी होता है। बाय बैक्टीरिया इंड्यूस्ड फर्मेंटेशन, मतलब जो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के हेल्प से हम करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन भी होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये नेचुरल फर्मेंटेशन हम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम उसमें कुछ केमिकल्स डाल देते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने टीवी में एक ऐड बड़ा आ रहा है, जैसे आ रहा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो जो भी खेत का पुआल है उसको खेत में ही खाद में कन्वर्ट कर दे रहे हैं वो लोग। तो वो फर्मेंटेशन, वो भी एक तरीका डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन वो केमिकल के हेल्प से हो रहा है डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जो डिकम्पोज हो रहा है वो बैक्टीरिया के हेल्प से हम कर रहे हैं। जो फर्मेंटेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन से होगा क्या, डिकम्पोजिशन ही होगा ना, तो उसको हम बैक्टीरिया के हेल्प से कर रहे हैं। उसके बाद है आपका एनारोबिक डाइजेशन इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन, इसका मैंने कैपेसिटी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसको हम ज़्यादा बड़े स्केल के लिए यूज़ हम नहीं करते हैं। जैसे गांव घर वगैरह 3-4 घरे हो गए, छोटा गांव कस्बा हो गया, हम वहाँ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मैंने इसका रेंज नहीं लिखा है, क्योंकि छोटा छोटा कस्बा में 5 किलोवाट का भी लोड हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि स्मॉल साइज रूरल एंड ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन एट द डोमेस्टिक एंड फार्म स्केल। अब ये बहुत लोगों को ये करेगा, ये ऑफ ग्रिड क्या होता है। ऑफ ग्रिड मतलब जो ग्रिड से हटा हुआ है। अब बेटा देखो, कोई गांव है बहुत दूर है, ठीक है, अब एक इंजीनियर बन के सोचो, है ना, एक कोई गांव है बहुत दूर है, आपको पावर सप्लाई करनी है। अब पावर सप्लाई करने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन ले जाने का खर्चा पड़ेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन केबल का खर्चा पड़ेगा। सोचिए, जोड़िए हिसाब किताब। और जो गांव वगैरह है, अब आप जानते ही हो कि गांव से आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। सोचिए, गांव वाले आपको कितना बिजली बिल दे पाएंगे। आप उनसे ज़्यादा आप उनसे पैसा भी चार्ज नहीं कर सकते। तो उस समय क्या है कि अब आपको सप्लाई तो देना है, तो हम क्या करते हैं, चलो जी ठीक है, इनका कितना है, इनका यूज़ मान लो थोड़ा सा कम है, तो ठीक है चलो जी एक बायोमास पावर प्लांट लगवा देते हैं, उससे उनका बिजली बनेगा, अपना काम कर लेंगे वो लोग, है ना। तो ये तरीका है। तो ऐसे देखिए, है तो नॉन कॉन्वेंशनल, लेकिन अब इसका यूज हो रहा है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब वैसा एप्लीकेशन जो ग्रिड से हट करके हो, अब चूंकि आपका मेन सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ को यूज़ करके सप्लाई दे रहे हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद है लास्ट पार्ट है आपका पैरोलिसिस। तो पैरोलिसिस का देखिए, बियॉन्ड 2 मेगावाट, मतलब 2 मेगावाट से बड़ा ये आपका कैपेसिटी है पैरोलिसिस का। अब वर्ड आ गया पैरोलिसिस, तो समझते हैं पैरोलिसिस है क्या। पैरोलिसिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब तोड़िए, थर्मल डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हर किसी को समझ में आ गया कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का है, क्या चीज़ है, क्या बला है ये। और ये भी समझ में आ गया हो कि एट हाई टेम्परेचर का मतलब ऊंचे तापमान पर। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर के हेल्प से उसको हम तोड़ते हैं, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जैसे घर में जैसे मम्मी लोग जो होती हैं रोटी बनाती हैं, तो आप एक काम करना, वैसे तो ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, तो लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन समझना तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आटा का लोहिया ले लेना, उसको थोड़ा मोटा कर देना, मोटा करके तवा पे रख दो और खूब गर्म करो उसको। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, लोहिया इतना कड़ा हो जाएगा कि वो काला हो जाएगा, ठीक है। तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो वैसे ही कुछ हम यहाँ भी करते हैं, ठीक है। देखिए, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा, आपके रियल लाइफ जो चीज़ कर रहे हैं उसी से आएगा आपका। तो मैंने एक एग्जांपल समझने का बताया कि थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे इमेजिन कर सकते हैं आप। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो बस आपको ऑक्सीजन को एब्सेंट कर देना है, बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपका क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। इट कॉजेज द चेंज ऑफ फिजिकल फेज
एंड केमिकल कंपोजिशन। देखिए फिजिकल फेज और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज करेगा, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मिल गया तो वापस उसमें कर दोगे। पानी और बर्फ का खेल नहीं है कि बर्फ को पानी बना दिया, पानी को बर्फ बना दिया, वो नहीं है, ठीक है। ये है, अब जैसे मैंने आटा का एग्जांपल दिया था, आटा का लोहिया का मोटा परत बना के तवे पर रख दीजिए, उसको वो जब जल जाएगा, वो जब जलता है तो उसको आप दोबारा आटा में नहीं बना सकते, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। उसका फिजिकल फेज भी चेंज कर गया ना, पहले वो आटा था, अब काला कोयला जैसा हो गया, और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज कर गया उसका, है ना। तो इस चीज़ को देखिए, एग्जाम्पल लेके समझिए, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से समझ में आता है। कोई बहुत हाई फाई साइंस का टेक्नोलॉजी नहीं है, सब आप ही के रियल लाइफ से सब लेके आगे बढ़ते हैं। अब दो तरह का होता है, फास्ट पैरालिसिस और स्लो पैरालिसिस। तो जो फास्ट पैरालिसिस है उसमें ये, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है आ सकता है कि फास्ट पैरालिसिस में का प्रोडक्ट क्या क्या होता है। तो उसमें 60% बायो ऑयल होता है, 20% बायो चारकोल होता है, और 20% सिन गैस होता है। अब मैंने जानबूझ के ये वर्ड यूज़ किया है क्योंकि मुझे आपको बताना था कि सिन गैस क्या होता है। तो सिन गैस से क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। मतलब मेनली इसका कंपैरिजन क्या होगा बेटा, H2CO और CO2, ठीक है। ये हो गया आपका सिन गैस का कंपोजिशन। और इसको फास्ट क्यों बोलते हैं, इट कैन बी डन इन सेकेंड्स, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है ये। और स्लो पैरालिसिस क्या होता है, ये जो है, हाँ स्लो पैरालिसिस में आपका चारकोल ज़्यादा होता है, उसके साथ ऑर्गेनिक गैसेस निकलते हैं। तो ये फ़र्क है ना, ये फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा कि स्लो पैरालिसिस में आपका चारकोल ज़्यादा निकलता है, और फास्ट पैरालिसिस में आपका बायो ऑयल ज़्यादा निकलता है। देखिए ना, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, 60% लिखा हुआ है, यहाँ पे चारकोल का 50% लिखा हुआ है। ये फ़र्क है दोनों में, अब समझे। अगर आपको चारकोल ज़्यादा चाहिए तो आप स्लो पैरालिसिस करो, और अगर आपको बायो ऑयल चाहिए तो फास्ट पैरालिसिस करो, समझ गए। तो ये MCQ पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ योर स्लो पैरालिसिस, है ना। स्लो पैरालिसिस करके सबसे मेजर पार्ट क्या बनता है, चारकोल, और फास्ट पैरालिसिस से क्या बन सकता है, बायो ऑयल, ठीक है। विथ, तो ये हो गया आपका स्लो पैरालिसिस में क्या होता है, 50% चारकोल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक गैसेज। और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो, दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स टाइम्स इन आवर्स, ये बहुत घंटा लगाता है क्योंकि स्लो पैरालिसिस है ना। तो ये जो आपका था पूरा बायोमास और बायो एनर्जी के ऊपर लेक्चर था। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, ऐसा नहीं मैंने बहुत फास्ट कवर किया है, क्योंकि बहुत कुछ जो है नॉर्मली ये इतना फास्ट, इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं जो समझ में ना आए। तो ये इसलिए मैंने पूरे लेक्चर को एक में ख़त्म कर दिया, है ना। तो फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।